नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास सक्सेना। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अभी 1.5 साल से भी ज्यादा का वक्त शेष है, लेकिन सत्ताधारी कांग्रेस और बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है। जनता का दिल जीतने के लिए नए नए जतन हो रहे हैं। इतना ही नहीं, इसी बीच दोनों प्रमुख सियासी दलों ने जोर आजमाइश का दौर भी दोनों के बीच में तेज हो गया है। दरअसल खेरागढ़ उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस पूरी ताकत झोंक रही है। इधर जेसीसीजे के लिए यह सीट साख का सवाल बनी हुई है। अगर यहां एक बार फिर हल नहीं चला तो उसके जनता कांग्रेस के अस्तित्व पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होने लगेंगे। दिलचस्प बात तो यह भी है कि खेरागढ़ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने जहां महिला उम्मीदवार पर दांव खेला है, तो बीजेपी और जनता कांग्रेस ने पुरुष प्रत्याशी मैदान में उतारा है। खैर, उपचुनाव की जंग में कौन किस पर भारी पड़ेगा, जनता मांगे जवाब में आज चर्चा इसी को लेकर होगी। आज का मुद्दा खैरागढ़ का रण में। छत्तीसगढ़ में खेरागढ़ विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। लिहाजा सभी पार्टियां जो चुनावी मोड में अब नजर आ रही हैं। प्रमुख दलों में अगर बात की जाए तो कांग्रेस, बीजेपी और जेसीसीजे ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। कांग्रेस ने जहां बुधवार को नामांकन रैली के जरिए खेरागढ़ में अपने दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है, तो वहीं बीजेपी और जेसीसीजे के नामांकन के आखिरी दिन यानी गुरुवार को अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। खैर, खैरागढ़ का रण कितना दिलचस्प है, किसका दांव सबसे दमदार है और कौन किस पर भारी पड़ेगा, चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करें। उससे पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सियासी जोर आजमाइश, खेरागढ़ में किसकी पूरी होगी ख्वाहिश? क्या जेसीसीजे बचा पाएगी अपनी सीट या फिर कांग्रेस और बीजेपी में किसी एक का दांव बैठेगा सटीक? छत्तीसगढ़ में अगले साल होने वाले सत्ता के रण से पहले अगले माह 12 अप्रैल को खेरागढ़ में उपचुनाव की जंग है। इसमें किसका दम देखने को मिलेगा, इसका तो फिलहाल पता नहीं है, लेकिन सभी प्रमुख दल जीत के लिए जोर लगाए हुए हैं। सबसे हम आग्रह करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आप सब के लिए काम किया है, इस काम के आधार पर वोट मांगेंगे। खेरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने 2018 का चुनाव हारने वाले उम्मीदवार के बजाय नए चेहरों पर दांव लगाया है। सत्ताधारी दल ने खेरागढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यशोदा वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने लूधी समाज की बहुलता पर फोकस करते हुए जातीय समीकरण और महिला वोटर्स को भी ध्यान में रखते हुए दांव लगाया है। वहीं बीजेपी ने अपने 2 बार के विधायक रह चुके और 2018 में महज 870 वोटों से पराजित होने वाले उम्मीदवार कोमल जंघेल पर फिर विश्वास जताया है। वहीं जेसीसीजे ने दिवंगत विधायक देवव्रत सिंह के करीबी माने जाने वाले नरेंद्र सोनी को मैदान में उतारा है, जो पेशे से अधिवक्ता हैं। छत्तीसगढ़ बनने के बाद खेरागढ़ विधानसभा सीट के समीकरण पर नजर डालें तो 2003 में कांग्रेस के देवव्रत सिंह पहली बार निर्वाचित हुए। वहीं 2007-8 में हुए उपचुनाव में बीजेपी के कोमल जंघेल ने बाजी मारी। 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कोमल जंघेल द्वारा विधायक निर्वाचित हुए, जबकि 2013 में कांग्रेस के गिरवर जंघेल ने बीजेपी के कोमल जंघेल को हराकर फिर से कांग्रेस का परचम लहराया। लेकिन 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से जेसीसीजे में शामिल हुए देवव्रत सिंह ने एक बार फिर से बाजी मारते हुए खेरागढ़ सीट अपने नाम कर ली। वहीं अब उपचुनाव में खेरागढ़ का रण कौन जीतेगा, इस सवाल को लेकर रोमांच लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि कांग्रेस दावा कर रही है कि पिछले हुए उपचुनाव की तरह इस बार भी जीत उसी की होगी, जबकि बीजेपी अपनी जीत का दम भर रही है। हर चुनाव में जनता ने कांग्रेस को भरपूर आशीर्वाद दिया और हमें पूरा भरोसा है कि खैरागढ़ उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी विजयी होगा। और अभी जो नगर पालिका के भी चुनाव हुए उसमें हम खैरागढ़ में हम कांग्रेस से आगे रहे, अर्थात अनुकूल परिस्थितियां, वहां के लोगों का भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति झुकाव और हमारी जो मेहनत है वो लगातार चल रही है और हमें पूरा विश्वास है कि इस चुनाव में हम निश्चित तौर पर उस चुनाव को हम जीतेंगे। साल 2018 की विधानसभा में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी चित्रकूट, दंतेवाड़ा और मरवाही का उपचुनाव जीत चुकी है। वहीं नगरीय निकाय चुनावों में भी हाथ ही सब पर भारी पड़ा था। वहीं अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रख पाएगी या 2023 की तैयारियों में जुटी बीजेपी
खेरागढ़ उपचुनाव में अपनी जीत की शुरुआत करती है, वहीं जेसीसी-जे ये उपचुनाव जीतकर अपनी सीट और साख बचाने में कामयाब होती है या नहीं, नजर इस बात पर भी रहेगी। स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट। खैरागढ़ का रण, इस चलिए मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करें, जिसके लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं कांग्रेस नेता अजय साहू जी। सर बहुत स्वागत है अजय जी। बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं विमल चोपड़ा जी। विमल जी आपका भी बहुत स्वागत है। और जेसीसी-जे प्रवक्ता भगवानू नायक जी आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूं सर, सबसे पहले अजय जी मैं आपके पास आ रहा हूं। यदि हम छत्तीसगढ़ में उपचुनावों पर नजर डालें तो पिछले उपचुनावों में जो परिणाम हैं वो आपके पक्ष में आए हैं, और अब इसी अगर क्रम में बात करें, इसी सिलसिले में बात करें तो खैरागढ़ उपचुनाव है, कैसी तैयारी है, प्रत्याशियों का जो चयन किया गया है उसे लेकर कितने कॉन्फिडेंट हैं अजय जी? देखिए विकास जी, छत्तीसगढ़ में 2018 के बाद में हमारी सरकार जब बनी है, उसके बाद से हमारी सरकार ने जो जो काम किए हैं, हमारी सरकार की जो जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, जिससे गांव, गरीब, मजदूर, किसान के जो जीवन स्तर है वो जिस तरीके से ऊपर उठने का काम हमारी सरकार ने किया है, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम, उनकी जेब में पैसे डालने का काम जो किया है, गोधन न्याय योजना के माध्यम से हमने जिस तरीके से पशुपालकों के जेब में पैसा डालने का काम किया है, ग्रामीण जो अंचल है वहां पर के जो बेरोजगार लोग हैं उनको, युवाओं को रोजगार देने की दिशा में हमारी सरकार ने जो काम किया है, ये सारे कामों को लेकर के हम खैरागढ़ की जनता के बीच में जाएंगे। और हमारे जो 3 वर्ष के कार्यकाल है, इन 3 वर्ष के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ की जनता ने तीनों उपचुनावों में, जो इससे पहले के जो 3 उपचुनाव हुए हैं, उसमें अपना जनादेश, अपना आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के पंजा निशान को, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के चेहरे को दिया है, अपना सर्टिफिकेट दिया है, जीत की मुहर लगाई है। हमें पूरा विश्वास है कि खैरागढ़ में भी बहुत अच्छा प्रत्याशी हमारे आलाकमान ने, पार्टी के समस्त नेताओं ने मिलकर के ढूंढकर निकाला है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष हैं वहां पर यशोदा वर्मा, उनको हमने मैदान में उतारने का काम किया है। ये भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है अपने ब्लॉक अध्यक्ष को भी विधानसभा का टिकट देती है। एक जो छोटा सा कार्यकर्ता होता है पार्टी के अंदर में, जो ब्लॉक अध्यक्ष सबसे छोटा पद होता है, अगर वहां से किसी को अगर विधानसभा की टिकट दी जाती है तो निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं का भी मान सम्मान बराबर है। और देखिएगा आपकी छत्तीसगढ़ की जो जनता है, खैरागढ़ की जो जनता है, वो जिस तरीके से हर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता ने मुहर लगाया, उस क्रम को बरकरार रखेगी भूपेश बघेल जी के चेहरे पर, सरकार के कामकाज पर। और कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो बूथों में कमर कस के तैयार है। और देखिएगा आप कि हम प्रचंड बहुमतों से खैरागढ़ का जो रण है उसको हम जीतेंगे। जी बिल्कुल। हमारे साथ विमल जी भी जुड़े हुए हैं। विमल जी मैं आपके पास आ रहा हूं। सर नाम को लेकर बड़ी असामंजस्य की स्थिति देखने को मिली, कभी कोई नाम आगे आया, कभी कोई नाम आया। खैर नाम का जो स्पष्टीकरण है वो तो अब आ गया है, लेकिन उपचुनाव की बात की जाए तो पिछले 3 उपचुनाव में बीजेपी की अगर हम स्थिति देखें तो उतनी बेहतर नहीं रही है, क्योंकि तीनों चुनावों से आपको हाथ धोना पड़ा है। अब चौथी बार अगर हम बात करें खैरागढ़ का उपचुनाव है, कितने कॉन्फिडेंट है सर? 100% आत्मविश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी है जी। और 3.5 साल में कांग्रेस के शासन की जो खुमारी थी, जनता को लगता था कि कांग्रेस ने जो अपने घोषणा पत्र में वादे पूरे किए हैं वो आज पूरा करेंगे, कल पूरा करेंगे, परसों पूरा करेंगे। लेकिन 3.5 साल से ज्यादा समय गुजर जाने के बावजूद जो है कांग्रेस ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। आप देख लीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे युवाओं को रोजगार दिया। मुख्यमंत्री जी अपने भाषण में विधानसभा के बाहर कहते हमने 4.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी, और विधानसभा में प्रश्न पूछा जाता है तो मुंह चुराते हुए कहते हैं नहीं वो तो हमने गलत बोल दिया, 19,000 लोगों मात्र को हमने नौकरी दी है। ये इस प्रकार का छत्तीसगढ़ की जनता ने समझ लिया है कि ये जो छलावा है ये नहीं चलने वाला है। आपने जो 36 वादे किए थे उसमें 2 वादे पूरे नहीं कर पाए, और आप जो है इधर उधर मुंह ताक रहे। मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ का मॉडल लेकर के पूरे देश में घूम रहे हैं और वहां उनको मुंह की खानी पड़ रही है। दूसरी बात मैं ये बता देना चाहता हूँ, खैरागढ़ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए उपजाऊ जमीन वाला क्षेत्र है। पिछला चुनाव जो हमारे जंगेल जी हारे थे, कोमल जंगेल जी, वो 800 वोट से हारे थे। उसके साथ ही अभी जो नगर पालिका के चुनाव हुए उसमें 11 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के चुने जाते थे, लेकिन एक पार्षद को जो है कांग्रेस ने जो है 4थी बार मतगणना की रिकाउंटिंग करा करके
जानबूझ करके प्रशासन पे दबाव डाल करके, जबकि 3 बार वही प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का जीता, चौथी बार में कांग्रेस के प्रत्याशी को जीता हुआ घोषित करना पड़ा। अध्यक्ष पद के चुनाव में जो है वो कांग्रेस ने चीट डलवा करके और फर्जी रूप से जो है अध्यक्ष का पद जो है वहां कब्जाया। जनपद में भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पदाधिकारी के रूप में काबिज हैं और वहां भारतीय जनता पार्टी ने पूरी मेहनत की है और हर आदमी अब जान रहा है कि कांग्रेस ने जो वादा किया था, जो झूठे वादे किए थे, उसकी खुमारी जो है वो छत्तीसगढ़ की जनता से उतर रही है। और जिस प्रकार के कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कार्यकर्ता का सम्मान, एक छोटे से ब्लॉक के पदाधिकारी को प्रत्याशी बनाया गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की क्या स्थिति है। आज कांग्रेस को ढूंढे अध्यक्ष नहीं मिल रहा है कि उनका अध्यक्ष कौन रहेगा, ये बात जो है आज नहीं तय कर पा रहे हैं। और छोटे राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकर्ता का सम्मान नहीं तो छोटे स्तर पर कार्यकर्ता का क्या सम्मान होगा। मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूं कि ये चुनाव खैरागढ़ का भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और पिछले बार जो 800 वोटों का हमारा फासला था, वो इस बार 8000 से ऊपर वोटों से जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जी भगवानू जी, जिस तरह से आपने विमल जी की बात सुनी और अजय जी की बात सुनी, बीजेपी कांग्रेस दोनों अपने अपने दावे कर रही हैं, जीत को लेकर कॉन्फिडेंट हैं। हालांकि एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन इन्हीं आरोप प्रत्यारोपों के बीच यदि हम आपकी पार्टी की बात करें यानी कि जेसीसी-जे की बात करें तो ये सीट आपके लिए साख का सवाल है। सर कैसे देख रहे हैं, कितनी तैयारी है इस उपचुनाव की आपकी? भगवानू जी देखिए विकास जी, छत्तीसगढ़ में माननीय अजीत जोगी जो राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उन्होंने छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए और छत्तीसगढ़ को देश का सिरमौर राज्य बनाने के लिए नई पार्टी बनाई। ऐसे समय में राज परिवार के जो राजा रहे माननीय देवव्रत जी की राष्ट्रीय नेता रहे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर इस्तीफा देकर माननीय अजीत जोगी पर विश्वास करके उन्होंने हमारी पार्टी ज्वाइन की और 2008 में आप देखेंगे एक नए चुनाव चुनने से हल चलाकर किसान से उन्होंने चुनाव लड़ा और वहां पर वो चुनाव जीत के। और जैसा कि राज परिवार का शुरू से एक परंपरा रहा, वो निस्वार्थ जन सेवा के नाम से जाने जाते थे। ये दुर्भाग्य और ये दुखद रहा कि वो दुर्भाग्यवश समय उनकी मृत्यु हुई। ऐसे समय में वो उनका जो मिशन था, उनकी जो कार्य थी, जो जन सेवा का, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने उनके जो करीबी रहे, उनके जो बहनों भी रहे, जो अधिवक्ता है, एक आम आदमी भी श्री नरेंद्र सोनी को हमने चुनाव के मैदान में उतारा। जी चलिए, भगवानू जी की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। जी भगवानू जी, जिस तरीके से 2018 में खैरागढ़ की जनता ने जैसे विश्वास किया, वैसे ही ये माननीय देवव्रत सिंह जी के प्रतिनिधि के रूप में उनके बहनों ही जो एक आम आदमी भी है, एक अधिवक्ता भी, उन पर विश्वास करेंगे और प्रचंड मतों से उन्हें जिता करके लाएंगे। और ये नरेंद्र सोनी वही है जिन्होंने पृथक खैरागढ़ आंदोलन जिला बनाने के लिए इन्होंने लगातार मुहिम चलाए हैं, कुशलता पूर्वक उन्होंने नेतृत्व किया खैरागढ़ अर्थात। जबकि नगरीय निकाय चुनाव के समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि खैरागढ़ को हम जिला बनाएंगे, लेकिन उन्होंने 4 जिला बनाए, मेंदवेगढ़ को बनाया, तर्ती को बनाया, 6 जिले बनाए, लेकिन सबसे बड़ा जो क्षेत्र था उसको नहीं बनाया। तो उसका पूरा फायदा हमारी पार्टी को होगा निश्चित रूप से। 2018 में हमने चुनाव जीता था और अभी भी इस उपचुनाव को भी हम जीत करके आएंगे। जी मैं बिल्कुल अजय जी आपके पास आ रहा हूं और मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं, इस बार प्रत्याशियों के नाम को लेके चाहे वो बीजेपी रही हो, जेसीसी-जे हो या आपकी कांग्रेस पार्टी हो, बड़ी सर असमंजस की स्थिति थी, किसको दें किसको ना दें। कई हमने देखा राजनीतिक गलियारों में कई नाम उछले थे, लेकिन आपने एक महिला पर एक विश्वास जताया है कांग्रेस पार्टी ने। इसके पीछे की वजह क्या है ये मैं जानना चाहूंगा। क्या स्ट्रेटेजी इस बार कांग्रेस लेकर इस उपचुनाव में उतर रही है? देखिए विकास जी, महिला की बात जो आप कह रहे हैं निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक अलग विषय है, लेकिन जिसको हमने प्रत्याशी बनाया है यशोदा वर्मा को, वो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की खैरागढ़ की अध्यक्ष है। मतलब वो संगठन का पूरा कामकाज जो है वो ब्लॉक अध्यक्ष रहते हुए वो लगातार क्षेत्र का दौरा कर रही हैं। कांग्रेस की जो प्रदेश की जो दिशा निर्देश होते हैं उसका लगातार पालन करती रही हैं और उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। पार्टी की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में जितने भी आवेदन आते हैं
उनको बैठ करके उसमें एक एक नाम पर चर्चा होती है, फिर उसमें 3 नाम का, 5 नाम का, 6 नाम का पैनल बनाया जाता है। पैनल बनाने के बाद में जब वो केंद्रीय चुनाव समिति को जाता है तो फिर गुण दोष के आधार पर यह निर्णय होता है कि किसे इस बार प्रत्याशी बनाया जाए। तो निश्चित तौर पर अगर यशोदा वर्मा जी को बनाया गया है प्रत्याशी, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि संगठन को महत्व मिला है, संगठन के प्रति जिसकी निष्ठा रहेगी, संगठन के प्रति जिसका समर्पण रहेगा, उसको कहीं ना कहीं पार्टी भी उसका आकलन करती है और वो उसी का जो इनाम है वो पार्टी के टिकट के रूप में यशोदा वर्मा जी को मिला है। क्षेत्र के एक एक कार्यकर्ता का सम्मान है, खैरागढ़ के जो कांग्रेस का झंडा लेकर चलने वाले कार्यकर्ता है, ये हर उस कार्यकर्ता का सम्मान है जो यशोदा जी के नेतृत्व में वहां पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के संचालन में उनकी मदद किया करते थे। भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो यहां तक कहा जाता है कि ये जिस व्यक्ति को चुनाव लड़ाना चाहती थी उसने बैकआउट कर गया, तो ऐसे समय में इनको एक बलि का बकरा ढूंढना था, इनको मिल भी गया, अच्छी बात है। और जीत के जो दावे ये कर रहे हैं वो तो चुनाव के परिणाम आने दीजिए, उसके बाद समझ में आएगा। फिर ये कहेंगे, मैं आज आपको बता देता हूं, फिर ये कहेंगे कि प्रशासन का दुरुपयोग हुआ है, शासन का दुरुपयोग हुआ है। अरे आपके शासनकाल में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को कांग्रेस के नेता अजीत जोगी जी के साथ मिलकर के, स्वर्गीय अजीत जोगी जी के साथ मिलकर के किस तरीके से खरीदने का काम आप लोगों ने किया, इसको भी छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है और देखी है, और उसी का परिणाम 2018 में आपको भी भुगतने को मिला है। और आप जो बात कर रहे हैं बेरोजगारी दर की, तो विमल जी को मैं बताना चाहूंगा 2018 में जब ये छत्तीसगढ़ से बाहर हुए थे, छत्तीसगढ़ की सरकार से, तो यही वो प्रदेश है छत्तीसगढ़ जिसका 22% बेरोजगारी दर था, और आज 1.7% में अगर बेरोजगारी दर आ जाता है तो दर्शाता है कि 3 वर्ष में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने यहाँ पे बेरोजगारी दर कम करने की दिशा में कितना काम किया। हमारी सरकार की उपलब्धि है, नीति आयोग हमारे कार्यों को सराहता है, हमारे कार्यों की प्रशंसा करता है, माननीय प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में हमारे मॉडल की चर्चा करते हैं। ये हमारे लिए कहीं ना कहीं ये बताता है कि छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है उसको एक दिन पूरे देश को अपनाना होगा, पूरे देश को आत्मसात करना होगा, तभी सफलता मिलेगी। महात्मा गांधी जी के सपनों का भारत तभी बन सकता है जब छत्तीसगढ़ का मॉडल जो है वो पूरे देश में इंप्लीमेंट हो। आप देखिएगा विकास जी, एक समय आएगा जब पूरे राज्य जो है वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के मॉडल को अपनाने की दिशा में काम करेंगे। हम तो उस मॉडल को लेकर के जा रहे हैं और लोगों के बीच में जाकर के हमारी सरकार के समय आएगा हमको बताएंगे मॉडल को यही वो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ मॉडल का असर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं देखने को मिला? देखिए विकास जी, उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिला, असम में देखने को नहीं मिला। हम अपने मॉडल को लेकर जाते हैं। अब वोट में परिवर्तन होना नहीं होना ये जनता के ऊपर है। राजनीतिक पार्टियां अपनी चीजों को लेकर के, अपने फोकस को लेकर के, अपने व्यूज को लेकर के मतदाता के बीच में जाती हैं और जनादेश जो आता है वो सबको स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन मैं कह रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में हमारे मॉडल की चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हमारा मॉडल सफल है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कम होती है तो ये दर्शाता है कि हमारा मॉडल सफल है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के निर्माण में यहाँ के हर एक व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन हो, यहाँ का जो हर एक छत्तीसगढ़िया है उसका कुछ ना कुछ योगदान हो। इसीलिए हमने ई लाइसेंस के माध्यम से युवाओं को, जो बेरोजगार युवा थे, उनको 20 लाख रुपए तक का काम, सरकारी काम करने का ई लाइसेंस काम दिया है, विकास किया है जी। चलिए सर, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। विमल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अजय जी ने तमाम विकास के काम गिनवा दिए हैं, हम दे रहे हैं, वो तो अपना विकास लेकर उतर रहे हैं। जी अजय जी, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। समय की कमी है, हम विमल जी से उनका पॉइंट ऑफ व्यू जान लेते हैं। विकास जी, हमने 5 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। इनके समय में तो लोग पलायन करके जाते थे। कोरोना के समय में जब लोग वापस आए तब हमें समझ में आया कि 7.5-8 लाख लोग यहाँ से पलायन करके दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं। ठीक है, बड़ी चुनौती ठीक है। हमने उनको जी अजय जी रोजगार दिलाया। मैं विमल जी के पास जा रहा हूँ सर, समय की बेहद कमी है मेरे पास। विमल जी, जिस तरह से अजय जी तमाम चीजें बता रहे हैं और विकास के मॉडल को लेकर वो कह रहे हैं कि हमने तो जो विकास किया है वो हम जनता के बीच में जा रहे हैं लेके, हालांकि उन्होंने तमाम चीजें बताई हैं कि छत्तीसगढ़ मॉडल की सराहना खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अब ऐसे वक्त में विकास एक तरफ जहां वो लेकर जा रहे हैं, अब बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी होगी? किस स्ट्रेटेजी को लेकर खैरागढ़ में बीजेपी उतरने वाली है? सर देखिए विकास जी, जिस प्रकार का झूठ कांग्रेस के लोग लगातार बोलते आ रहे हैं और उसके कारण पूरे देश में कांग्रेस की स्थिति जो है ये देखने को मिल रही है कि इस प्रकार से कांग्रेस के लोग झूठ बोल करके, जनता को बोल करके
पूरे देश में उन्होंने अपने कार्य को फैलाने का काम किया। अब ये जनता समझ गई है और यही हाल छत्तीसगढ़ में होने का वाला है। अभी अभय जी बोल रहे थे कि हमने बलि का बकरा बनाया। अरे 5 राज्य में आपकी बलि चढ़ गई, आप कहाँ 13 से 13 विधायक थे, वो 2 हो गए। इस स्थिति में आप वो ये देख लीजिए, उसके बाद दूसरे की बात करना। आप कह रहे हैं कि हमने 4.5 लाख लोगों को नौकरी दी और विधानसभा में मुख्यमंत्री को कहना पड़ता है कि वो गलत था, हमने सिर्फ 19,000 को नौकरी दी है। आप पलायन की बात कर रहे हैं। आपके विधायक खुद जो हैं वो पलायन का मुद्दा विधानसभा में उठा रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष बोल रहे हैं कि पलायन छत्तीसगढ़ के लिए कलंक है। ये आपको सोचने की बात है कि किस प्रकार से आपके ही लोग जो हैं काम कर रहे हैं। आपने 2,500 रुपए बेरोजगारों को देने को कहा था, किसको दिया आपने 2,500? पिछले चुनाव में आप देख लीजिए कि आपकी स्थिति तीसरे नंबर पर थी, खैरागढ़ में तीसरे नंबर पर थे आप, और किस प्रकार की बात कर रहे हैं आप कि हम जीतेंगे। आज सारे विधानसभा चुनाव के साथ साथ जो पिछले जो चुनाव खैरागढ़ में हो उसकी स्थिति भी देख लीजिए आप। किसी प्रकार से आप जो है नहीं 3.5 साल आप जनता को मूर्ख बनाते रहे, जनता को बरगलाते रहे, शराबबंदी करेंगे, शराबबंदी नहीं हुई, शराब और ज्यादा आप बेचने लग गए, पिलाने लग गए। रेत की मारा मारी क्या हो रही है ये बताने की जरूरत नहीं है। चलिए जी, विमल जी मैं लौटूंगा आपके पास। मैं आपसे आपकी स्ट्रेटेजी समझना चाह रहा था लेकिन आप कांग्रेस के कामों पर चले गए। सर चलिए कोई नहीं, भगवानू जी हमारे साथ हैं। सर क्या स्ट्रेटेजी लेकर इस बार चुनाव में उतर रहे हैं, क्योंकि अब समय बहुत कम है सर, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होगी? देखिए, बीते 3 सालों में जो छत्तीसगढ़ सरकार की जो सफलता है उसको लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे। हमारे मित्र माननीय अजय साहू जी जिस प्रकार छत्तीसगढ़ी मॉडल की बात कर रहे थे और जो आंकड़े जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी और वाजपेयी नेतागण ये करते थे, तो वैसे ही आंकड़े आज प्रस्तुत कर रहे हैं। इन आंकड़ों में कोई दम नहीं है। छत्तीसगढ़ मॉडल आज पूरे देश में फेल हो चुका है। 5 राज्यों की जो स्थिति आप देखेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी की पूरे देश में क्या परिस्थितियां हुई है, छत्तीसगढ़ मॉडल को पूरे देश में नकार दिया गया। नए सिरे से छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो यहाँ पर एक परिवर्तन चाहती है। निश्चित रूप से खैरागढ़ जो उपचुनाव हो रहा है उसमें हमारे जो प्रत्याशी हैं वो एक आम आदमी के साथ साथ राज परिवार से जुड़े रहे, माननीय देवव्रत सिंह जी के सलाहकार रहे। उनके सपनों को पूरा करने का काम, उनके द्वारा जो निस्वार्थ जनसेवा का जो गौरवशाली जो इतिहास था उनको संजोने का, उसको आगे बढ़ाने का काम जो है हमारे प्रत्याशी करेंगे और विजय वहां पर जनता कांग्रेस की होगी। निश्चित रूप से पुनः एक जो है हमारी पार्टी वहां पर जीतेगी। चलिए जी, अजय जी आपसे बिल्कुल चलते चलते मैं एक आखिरी आपका कमेंट लेना चाहूंगा। खैरागढ़ अगर हम उपचुनाव को देखना चाहें तो क्या ऐसे वो मुद्दे हैं आपके जो इस बार आप खैरागढ़ के मतदाता के पास ये लेके जा रहे हैं कि अगर आप वहां आते हैं तो क्या कुछ विकास के काम आप खैरागढ़ के लिए करेंगे? देखिए विकास जी, भगवानू जी की बातों का मैं पहले जवाब देना चाहूंगा। ये देवव्रत सिंह जी को लेकर के जिस तरीके से आज वो नहीं है हमारे बीच में, जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा उन्होंने रहते हुए कांग्रेस के मंचों में आना शुरू कर दिया था। वो केवल कांग्रेस की सदस्यता नहीं ले पाए थे, उनका जोगी कांग्रेस से मोह भंग हो चुका था। हम सारे लोग जानते हैं इस बात को कि प्रमोद शर्मा बल्लभविहार विधायक और देवव्रत सिंह, स्वर्गीय देवव्रत सिंह भी कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते थे। तो ये चीज तो भगवानू जी भूल जाएं कि देवव्रत सिंह जी का नाम लेकर के आप वहां पर कुछ कर पाएंगे। आपके साथ जो होना है वो जब मतदान हो जाएगा उसके बाद देखिएगा। देवव्रत सिंह जी का पूरा परिवार कांग्रेस विचारधारा से ताल्लुक रखता था। पूरा देवव्रत सिंह जी की अगर एक गलती को छोड़ दिया जाए जो वो कांग्रेस छोड़ करके गए, उसका भी उन्हें कितना पछतावा हुआ ये वो खुद भी जानते हैं और खैरागढ़ की जनता भी जानती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आया करते थे खैरागढ़ के विकास को लेकर के। हमारी पार्टी के विधायक नहीं थे लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी संवेदनशीलता के साथ खैरागढ़ के विकास में कभी बाधा पहुंचाने की काम नहीं किया। जो भी प्रस्ताव देवव्रत जी लेकर के आते थे माननीय मुख्यमंत्री जी सहज उसको स्वीकार करते थे। और आप देवव्रत सिंह जी के फेसबुक वगैरह के पोस्ट देख लीजिए, उसमें उन्होंने स्वयं आभार जताया है माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो जो राज परिवार है वो तो कांग्रेस के साथ है। अगर आप
वहां की जनता की बात करें तो जनता आज देख रही है कि छत्तीसगढ़ का जो विकास हो रहा है, छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, किसान किस तरीके से समृद्ध हो रहे हैं, पशुपालकों की जेब में पैसा जा रहा है, बेरोजगारों को रोजगार कैसे दिया जा रहा है। हम इन सारी चीजों को लेकर के जाएंगे। हमने जो काम छत्तीसगढ़ में किए हैं उन कामों को लेकर के जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि खैरागढ़ की जो जनता है वो कांग्रेस पार्टी के पंजा निशान और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के चेहरे पर विश्वास जता करके हमें जनादेश और आशीर्वाद प्रदान करेगी। जी विमल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप इस बार कौन से ऐसे मुद्दे हैं खैरागढ़ के मतदाता को आप क्या जाकर समझाएंगे और किस तरह से चुनावी कैंपेनिंग, अगर हम आपकी बात करें तो क्या कुछ स्ट्रेटेजी आपकी रहने वाली है? विमल जी देखिए, ऐसा है विकास जी कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने चुनाव के पहले वादा किया था कि पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को ये बढ़ाएंगे, और पिछड़े वर्ग की ये खैरागढ़ की सीट है, पिछड़ा वर्ग के साथ इन्होंने दगाबाजी की है और आज भी पिछड़े वर्ग के आरक्षण को ये बढ़ा नहीं सके हैं और उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सके हैं। वहीं दूसरी बात आपको बता देना चाहता हूं कि अभय जी ये भी समझ लें, मुख्यमंत्री हमारे भी हैं, हम भी मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं काम लेकर के। पिछड़े वर्ग से मुख्यमंत्री बनाया है विमल जी, पिछड़े वर्ग से मुख्यमंत्री बनाया है कांग्रेस ने। यही छत्तीसगढ़ है, यही छत्तीसगढ़ है। रमशीला साहू की टिकट काटी थी आपने, केवल आपको एक साहू महिला की टिकट काटी। जिला बनाने का वो आज तक क्यों पूरा नहीं कर पाए? जिला बनाने का आप युवाओं को रोजगार की बात कर रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री स्वीकार कर चुके हैं कि विधानसभा के भीतर और बाहर उनके आंकड़ों में अंतर है। आपने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, शराबबंदी नहीं की, आपने जो संपत्ति कर आधा नहीं किया। रोजगार की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता में झूठ मत बोलिए। हमने कभी नहीं कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम तो बेरोजगारी भत्ते नाम पे परहेज करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी का काम है झूठ बोलना, जोर से झूठ बोलना। आप झूठ बोलिए, मुंह की खाएंगे खैरागढ़ में। वादा खिलाफी करते हैं, थोड़ा सुनने की हिम्मत रखिए अभय जी, सिर्फ बीच में बोलने की बात नहीं, आप थोड़ा सुनने की हिम्मत रखिए, दूसरे की बात भी सुनिए, बीच में टांग अड़ाने की आदत आपको छोड़नी चाहिए। किसानों को बोनस देने का वादा किया था आपने, दिया क्या? जब आपकी सरकार थी किसानों को बोनस दिया? जब किसान पानी मांगता है तो आप उसके पीठ में गोली मारने का काम करते थे, महानदी का पानी अपने पूंजीपति मित्रों को बेचते थे। बिल्कुल उचित नहीं है। इसी कारण कांग्रेस की 5 राज्यों में और पूरे देश में पूरी दुर्गति जो हुई है वो इसी कारण है कि कांग्रेसी बोलते ज्यादा है और विचार कम करते हैं। आप खैरागढ़ चुनाव भी इसी कारण से हारेंगे। थोड़ा सुनने की आदत डालना चाहिए कि दूसरे बोल रहे हैं बीच में नहीं बोलना चाहिए आपको। लेकिन जिस प्रकार की वादा खिलाफी आप कर रहे हैं, उस वादा खिलाफी को लेकर के, आपके घोषणा पत्र को लेकर के, आपके नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की क्या हालत है, इसको लेकर के जो है हम चुनाव मैदान में जाने वाले हैं। महिलाओं के बीच शराबबंदी का आपने जो वादा किया था और आज शराब के पैसे से अपनी जेब जो भर रहे हैं आप, उसको लेकर के जाएंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस के लोग वादा खिलाफी करते हैं। इस बात को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन विमल जी अगर बात की जाए तो साख तो आपकी भी दांव पर है सर, क्योंकि 23 का चुनाव है और अगर हम खैरागढ़ को सेमीफाइनल चुनाव ना देखें तो अगर क्वार्टर फाइनल कह लें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी सर, क्योंकि ये चुनाव यदि आप हारते हैं तो 23 पर इसका सीधा असर पड़ेगा, मतदाताओं पर खासतौर पर, आपके कार्यकर्ताओं पर खासतौर पर। तो ये चुनाव आपके लिए अगर बात की जाए तो जिस तरह से हम देखें जी, हम जीतेंगे, 100% जीतेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी संकल्प के साथ उतरी है मैदान में कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी। चलिए सर, मतदाता का क्या कुछ रुख है वो तो चुनाव के परिणाम बताएंगे। भगवानू जी, मेरे पास समय की कमी है, मैं आपके पास आ रहा हूं। किस तरह की स्ट्रेटेजी है सर, क्योंकि अगर हम 23 के चुनाव के तौर पर आपको देखें तो आप क्वार्टर फाइनल लड़ रहे हैं सर, यहां यदि आपकी जीत नहीं होती है तो आगे आपके लिए एक बड़ी चुनौती हो जाएगी, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं पुनः उन्हीं बातों को कहूंगा कि माननीय जी 30 सेकंड सर जो है मेरी बातों का जवाब दिए थे कि माननीय अजीत जोगी जी स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी को अपना दत्तक पुत्र मानते थे, एक पारिवारिक रिश्ता था। हमारी पार्टी के वो विधायक रहे हैं। अगर ये कहते हैं कि वो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते थे तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों कांग्रेस में आपने प्रवेश नहीं दिलाया? क्यों आपने राज परिवार की दोनों जो उनकी पत्नियां थी वो तो टिकट मांग रही थी, फिर आपने क्यों राज परिवार को उपेक्षा किया और क्यों आपने टिकट नहीं दिया? तो देखिए, ये आज माननीय देवव्रत सिंह की हम सबके बीच में नहीं है। मैं इस टीवी चैनल के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि दूंगा। उनके द्वारा जो निस्वार्थ जनसेवा के जो कार्रवाई जो चलाया जा रहा था उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमने राज परिवार को सम्मान दिया है, वो पूरी जनता को वहां सम्मान दिलाएंगे। नरेंद्र सोनी जी चुनाव जीतेंगे।
बिल्कुल सर, फाइट अगर देखी जाए तो टक्कर की है। हालांकि मतदाता क्या सोचता है ये तो चुनाव के परिणाम में पता चलेगा। हमारे साथ अजय जी थे, आपका बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में शरीक होने के लिए। विमल जी आपका और भगवानू जी आपका। तो खैरागढ़ उपचुनाव की बात की जाए तो वोटिंग 12 अप्रैल को होगी और 16 अप्रैल को इसके नतीजे आएंगे, जिसके बाद साफ हो जाएगा कि किसका दावा दमदार था और किसका खोखला। लेकिन इससे पहले सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत की बात कह रही हैं और अपना जीत किया दावा भी कर रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस से तर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के लिए वाकई ये चुनाव उसकी साख से जुड़ा हुआ है। अगर यहां उसकी हार हुई तो फिर पार्टी के अस्तित्व पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस की कोशिश यही रहेगी कि वो खैरागढ़ का रण जीतकर मिशन 2023 की ओर मजबूती से बढ़ सके।